चलो तो दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। तो प्रोसेस जो हमने डिस्कस की उनमें एक और प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दरअसल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नाम है हर वो प्रोसेस जो इस तरह से लिखी जा सके, पीवी टू द पावर समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसे पॉलीट्रॉपिक कहते हैं। जैसे आइसोट्रॉपिक जैसे मान लो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, तो कभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, कभी प्रेशर कांस्टेंट है। तो पॉलीट्रॉपिक में मतलब ये माना कि ये जनरलाइज है, ये हर कांस्टेंट को इसके अंदर रख सकता है। दिखाता हूं कैसे। कि अगर वो आइसोथर्मल हुआ तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1 है, आइसोबारिक हुआ तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0 है, आइसोकोरिक हुआ तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इंफिनिटी है, और एडियाबेटिक हुआ तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू गामा है। तो ये पावर जो है, इस पावर की वैल्यू बदलते जाओ तो हम आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं, और या हीट फ्लो 0 कर सकते हैं। ठीक है। इवन और भी केस ले सकते हैं, जैसे हमने अगर लिखा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मैंने पिछली क्लास में देखा था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाय वी, और ये अगर कांस्टेंट है तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। टी क्या है? पी वी, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पी वी पे -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई -1। ठीक है। तो हम इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पॉलीट्रॉपिक नाम इसीलिए दिया क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रख के हम अलग अलग चीजें कांस्टेंट कर सकते हैं। तो अगर इसके आंसर निकाल लें तो इस सब के आंसर ऑलमोस्ट हमारे पास मिल जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस के रिजल्ट निकालेंगे और उस प्रोसेस को याद कर लेंगे, रिजल्ट को। अब देखिए, जहां तक रिजल्ट की बात है तो मैं n पावर ले लूं, तो डेल्टा u के रिजल्ट का तो मीनिंग है नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ही ये आएगा। मेन तो डेल्टा w का रिजल्ट निकालना है, और डेल्टा w pdv का इंटीग्रेशन है, तो ये अलग से कर लेता हूं। pdv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, तो pv पे n की वैल्यू k है, तो kv पे n dv, kv पे -n dv, लिमिट v1 से v2, तो kv पे -n+1 बाय -n+1 v1 से v2, तो ये बना k v2 पे -n+1 माइनस k v1 पे -n+1 बाय -n+1, और मैं इस वाले k को p2 v2 पे n लिख दूं, क्योंकि अगर हम किसी प्रोसेस को p1 v1 से p2 v2 ले गए हैं, किसी गैस को वाया दिस प्रोसेस, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां मैं p2 v2 पे n रखूंगा, यहां इस k को p1 v1 पे n रखूंगा, तो p2 v2 पे n और v2 पे -n कट गया, p2 v2, ये p1 v1 बाय -n+1, तो ये इसी को nr डेल्टा t लिख सकते हैं। तो ये आया p2 v2 माइनस p1 v1 बाय -n+1 इज इक्वल टू nr डेल्टा t। अब दिक्कत क्या है, एक n ये है, एक n है, तो इस n की टांग खींच देते हैं हम, ईटा बना देते हैं इसको, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। -η+1, तो ये इसका वर्क डन है। ऑब्वियसली डेल्टा u कैन ऑल्सो बी रिटन एज nr अपॉन गामा -1 डेल्टा t। f/2 को ही 1 अपॉन गामा -1 लिख सकते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा। डेल्टा q क्या है, इन दोनों का समेशन, तो nr डेल्टा t, तो 1 अपॉन गामा -1 माइनस 1 अपॉन ईटा -1, इसमें माइनस कॉमन लेके ईटा -1 लिख सकते हैं। डेल्टा टी कंपेयर करूं अगर इसको nc डेल्टा टी से, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 अपॉन गामा -1 माइनस 1 अपॉन ईटा -1 r टाइम्स, तो r आ गया ऊपर, ये इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी याद रखते हैं तो ये कुछ और नहीं, FR/2 लिखा है, FR/2 प्लस r अपॉन माइनस ईटा प्लस 1, ये स्पेसिफिक हीट है। तो ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, यहां माइनस कॉमन लिया, इसको ऐसे लिख दिया,
तो आप इनमें से एक कोई फॉर्मूला याद रखें, आपकी मर्जी, या वर्क डन का याद रखें, बाकी आप निकाल लोगे। मैं पर्सनली ये वाला फॉर्मूला याद रखता हूं। वजह क्या है कि इस फॉर्मूले से हमें यह समझ में आता है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, R अपॉन दिस, R अपॉन दिस। तो एडियाबेटिक के लिए ईटा की वैल्यू गामा है, इसीलिए मोलर हीट कैपेसिटी 0 है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो है जहां पीवी पे गामा पावर आई, तो ईटा की जगह गामा छापो, कटना चाहिए, और कटना चाहिए तो जैसा एक्सप्रेशन ये है वैसे ही है गामा और ईटा के टर्म में। आइसोथर्मल के लिए C इंफिनिटी आना चाहिए, तो जब ईटा की वैल्यू 1 लूंगा तो आंसर इंफिनिटी बनेगा। अब ये टर्म तो इंफिनिटी बन नहीं रहा है, ये टर्म 0 हो गया, तो अपने आप आ गया समझ में कि C इंफिनिटी आ रहा है। आइसोबारिक के लिए ईटा 0 है, वॉल्यूम पे 0 की पावर तो प्रेशर कांस्टेंट, और ईटा 0 रखने पे अपने आप C की वैल्यू R अपॉन गामा -1, ये FR/2 लिखा है, और ये 0 रखो तो माइनस माइनस कट जाएगा, इट विल बी प्लस। और आइसोकोरिक के लिए ईटा इंफिनिटी है, तो C की वैल्यू सिर्फ R अपॉन गामा -1, इंफिनिटी रखोगे ये टर्म 0 आ जाएगा। तो इसके रिजल्ट से बाकी सबके रिजल्ट याद हो जाते हैं। तो ये इसलिए काम का है क्योंकि मैक्सिमम इवन 90% क्वेश्चन इस फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो इसके ये रिजल्ट हमने निकाल लिए, तो हम वर्क डन में अब सीधे फॉर्मूला यूज कर देंगे बिना इंटीग्रेशन किए। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। चलो, लेकिन एक खास बात मैं बोलना भूल गया कि ये निकला तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो निकली R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन ईटा -1, और खास बात ये कांस्टेंट है। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट निकली, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन भी हो सकता है। अभी तक हमने कोई एग्जांपल देखा नहीं, लेकिन देखेंगे हम। तो यहां मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट निकली, और अगर पावर ऐसी है तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट निकलेगी, ये ऐसी है तो ये दोनों ही चीजें सही है। मतलब अगर मोलर हीट कैपेसिटी आपको कुछ गिवन है, मान लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी होती 3R/4, ये होती, ये CP/C भी नहीं है, 3R/4 दिया है। अब आपको निकालना है फाइंड इक्वेशन और मोनोएटॉमिक गैस है। तो हमारे पास तरीका क्या है कि या तो मैं इसी से कंपेयर करूं, R अपॉन गामा -1 यही FR/2 है, ये होता, तो C की वैल्यू 3R/4, ये 3R/2 माइनस R अपॉन ईटा -1, ये इधर ले जाओ तो -3R/4 माइनस R अपॉन ईटा -1, कट गया, R से R कटा, 3/4, तो ईटा -1 इक्वल टू 4/3, तो ईटा इक्वल टू 1 + 4/3 7/3, तो इक्वेशन आ गई PV पे 7/3 इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट दी गई थी। तो ये इक्वेशन होगी जिसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी ये निकलेगी। हालांकि हमारे पास बेहतर तरीका है इसको करने का, ये तो काइंड ऑफ वेरीफाई किया हमने कि ये रिजल्ट पता था। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W है। डेल्टा Q NC डेल्टा T, डेल्टा U NF/2R डेल्टा T, PdV, यहां तक ठीक है। अब C कैन बी रिटन एज 3R/4 डेल्टा T, N 3/2R डेल्टा T, P डेल्टा V, इसको इधर ले जाओ, -3/4 NR डेल्टा T इज इक्वल टू P डेल्टा V। अभी काम नहीं बना क्योंकि PV और NR डेल्टा T है, लेकिन मैं इसको 3/4 PdV प्लस VdP लिख सकता हूं, इज इक्वल टू PdV। अब PdV एक जगह कर दूं तो ये उधर ले गया, तो सबको एक तरफ जोड़ा तो 7/4 PdV प्लस 3/4 VdP इक्वल टू 0, तो 7 PdV प्लस तो 3/4 VdP, तो इसको 7/3 कर देता हूं, 7/3 PdV प्लस VdP इक्वल टू 0, और अब मैं इसको लिख रहा हूं dP/P प्लस 7/3 dV/V इक्वल टू 0,
और शायद अब आप सीधे फील कर पाए होंगे कि ये सॉल्व करने पे यही तो बनता। तो मैंने यहां क्या प्रूव किया कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट गिवन है तो हम पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे, और पॉलीट्रॉपिक गिवन है तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। पॉलीट्रॉपिक पहचानना कैसे है? तो P पे अल्फा, V पे बीटा, T पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज ऑलवेज पॉलीट्रॉपिक, क्योंकि इवेंचुअली इट कैन बी कन्वर्टेड टू PV पे समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इन पे पावर लगी है, प्रोडक्ट में है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्योंकि T को PV लिख लो और P की पावर से डिवाइड मार दो, हमेशा ये बन जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूं? P पे अल्फा, V पे बीटा, PV पे गामा, ये लिखा। P पे अल्फा प्लस गामा, V पे बीटा प्लस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बन गया। तो इट कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म, और इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं। तो एग्जांपल देखें, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस in which RMS speed of gas assumed monoatomic is proportional to product of pressure and density of gas। अंडरस्टूड है, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। आरएमएस स्पीड वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी। वी आरएमएस मतलब रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय वॉल्यूम। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। टी क्या है? पी वी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो ये एक पी से एक पी कटा, पी वी पे -3 इक्वल टू कांस्टेंट, ये मिला। और ये समझ में आ गया कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितनी आएगी? R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन ईटा -1। R अपॉन गामा -1 ही FR/2 है, तो ये 3R/2 माइनस R अपॉन पावर नेगेटिव है, तो -3 -1 5R/4, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, कितना, सॉरी 5R/4 क्यों लिखा मैंने? ये 3/2 प्लस 1/4 7R/4 प्लस हुआ है, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी आ गई इसकी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि PVT में कोई रिलेशन दिया होगा, हम उससे ये निकाल सकते हैं। तो अब हमसे पूछा होता बताओ इसका हीट कितना आएगा, तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा होता इफ 3 moles of helium are heated to increase temperature from 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस वाया दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमने ऐसा किया, फाइंड डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा यू है NF/2 R डेल्टा टी। डेल्टा यू में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, R डेल्टा टी 100, ये आ गया। ठीक है, 450 R। डेल्टा डब्ल्यू, अब डेल्टा डब्ल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NR डेल्टा टी बाय माइनस ईटा प्लस 1। ठीक है, NR डेल्टा टी, N कितना है 3, R कितना है R डेल्टा टी कितना है 100, ईटा -3 माइनस ईटा प्लस 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 1 4, तो 75 R। और डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, तो 525 R। या फिर डेल्टा क्यू डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज ऑलवेज NC डेल्टा टी। N कितना है
3 मोल। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है 7R/4। डेल्टा टी कितना है 100। ठीक है, ये 25 और 25 का 21 गुना 525 R, ये आंसर है। मतलब एक बार आपको मोलर हीट कैपेसिटी मिली तो आप डेल्टा क्यू डायरेक्टली देख सकते हैं, चूंकि पॉजिटिव आई है मतलब हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और डेल्टा वर्क फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा यू पता है, डिफरेंस कर दो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, या इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, अ मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल ऑफ कर देता हूं, is expanded from P0, V0, T0 और T0 की वैल्यू 300 केल्विन। ठीक है, पहला 2, डबल द वॉल्यूम to double the volume via process in which internal energy work done on system is equal to half the change in internal energy. And then compressed back following process 1 and process 2 respectively. अब इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूं प्रोसेस 1 क्या है, वेयर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्रोसेस 2 वेयर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। अब पूछा होता पहला PV ग्राफ बनाइए और दूसरा डेल्टा क्यू नेट कितना आएगा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या ये डिकोड करना है कि ये प्रोसेस कौन कौन सी है। अब जरा देखिए कि टोटल 3 प्रोसेस हैं। दरअसल कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इनके नाम लिख देता हूं, 2, 3, ये 2, 3 और प्रोसेस 1 ये है। अब देखिए प्रोसेस 2 क्या है, वेयर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 2 हीट सप्लाइड मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। इसका मतलब डेल्टा वर्क 0 है, क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होती है। ये सही साइन कन्वेंशन फिजिक्स वाले माने तो ये इक्वेशन है, और ये दो बराबर हैं तो डेल्टा डब्ल्यू 0, मतलब पहला कुछ और नहीं आइसोकोरिक लिखा है, प्रोसेस 2। प्रोसेस 3 वेयर हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस, डेल्टा क्यू और वर्क डन बाय गैस लिखा है तो ये भी प्लस ये भी प्लस, और यहां से देखें ये दोनों कट गए मतलब डेल्टा यू 0 मतलब आइसोथर्मल। अब देखते हैं प्रोसेस 1 में क्या बात की गई है। अब अच्छे से समझिएगा, प्रोसेस 1 में बात की गई है वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फील करिए, वर्क डन ऑन सिस्टम लिखा है मतलब माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और ये हाफ ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये बना। तो अब ये प्रोसेस हमें नहीं आ रही समझ में कि ये प्रोसेस कौन सी लिखी है। ठीक है, तो वैसे घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डेल्टा यू बाय 2 है,
और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू बाय 2, तो ये बना डेल्टा यू बाय 2, और डेल्टा यू कितना है, एन एफ बाय 2 आर डेल्टा टी बाय 2, ये बना एन एफ बाय 4 आर डेल्टा टी, और इसको एन सी डेल्टा टी से कंपेयर करो तो सी की वैल्यू एफ आर बाय 4 लिखिए, एफ आर बाय 4 मतलब 3 आर बाय 4, ये सी की वैल्यू। और अगर सी की वैल्यू ये है तो अब हमें पावर सोचनी है, पावर क्या है, तो कांस्टेंट निकला तो पीवी पे गामा को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो सी की वैल्यू एफ आर बाय 2 3 आर बाय 2 प्लस या माइनस आर अपॉन ईटा माइनस 1, ये 3 आर बाय 4 के बराबर है, तो ये इधर लिखते ये माइनस 3 आर बाय 4 माइनस आर अपॉन ईटा माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, आर आर 4 बाय 3 इक्वल टू ईटा माइनस 1, ईटा इक्वल टू 7 बाय 3। ये रिपीट नहीं हो गया क्वेश्चन, वैसे ही इत्तेफाक है क्या ये। तो डेल्टा क्यू क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, इन विच वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हाफ ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सही है। तो डेल्टा यू माइनस ये डेल्टा यू बाय 2, इसको लिखा एन एफ बाय 2 आर डेल्टा टी बाय 2, एफ बाय 4 आर, सी की वैल्यू आ गई 3 आर बाय 4, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारी मिल गई 3 आर बाय 4। फिर इससे कंपेयर किया, सी की वैल्यू आती एफ आर बाय 2 माइनस आर अपॉन ईटा माइनस 1, तो 3 आर बाय 2 ये 3 आर बाय 4 ये इधर गया माइनस 3 बाय 4 आर अपॉन ईटा माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, ईटा माइनस 1 4 आर बाय 3, ईटा की वैल्यू 7 बाय 3। क्योंकि दिक्कत क्या होगी कि ये डेटा गंदा हो गया इस चक्कर में। डेटा अच्छा करने के लिए मुझे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं 1/3 कर दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 1/3 कर देता हूं सो दैट ये अच्छा बन जाए। अभी पता चल जाएगा ये मुझे कैसे पता चला। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस डेल्टा यू बाय 3, तो 2/3 डेल्टा यू, डेल्टा यू है n इंटू 3/4 3/2 आर डेल्टा टी, तो ये बना एन आर डेल्टा टी, ये एन सी डेल्टा टी, तो सी की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे आर, और सी की वैल्यू आर आ गई तो पावर देखें तो सी की वैल्यू होती 3 आर बाय 2 माइनस आर अपॉन ईटा माइनस 1, ये आर है, आर अपॉन ईटा माइनस 1, ईटा की वैल्यू आ जाती 3, तो आंसर आ जाता पी वी पे क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, पावर अच्छी आ जाती। तो प्रेशर में 1 टाइप की पावर नहीं आएंगी कम से कम। चलो, तो एनीवे ये समझ में आ गए होंगे कि ये बना हमारा पी वी पे क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो पहले हमने प्रोसेस को एक्सपांड किया, वॉल्यूम डबल किया, प्रेशर P V नॉट P नॉट वॉल्यूम डबल, तो प्रेशर 1/8, क्योंकि P V पे क्यूब है, प्रेशर 1/8 वॉल्यूम डबल, तो टेम्परेचर T/4, मतलब इसमें कूलिंग हो रही है एक्सपांशन में। अब इसके बाद हम इसको वापस ले गए, ये प्रोसेस 2 है आइसोकोरिक, फिर है आइसोथर्मल, और सही बात थी आइसोथर्मल कम स्टीप होता, इसका टेम्परेचर वापस से T नॉट, प्रेशर वॉल्यूम 2V नॉट, तो प्रेशर इसका आ गया P नॉट बाय 2। सोचो, ठीक है, टेम्परेचर वापस T नॉट क्योंकि आइसोथर्मल होना है, वॉल्यूम 2V नॉट है तो प्रेशर P नॉट बाय 2 क्योंकि P नॉट V नॉट पे T नॉट था। तो ये हमारी पूरी स्टेट आ गई। अब हमसे पूछा है कि बाकी सब निकालो, क्या निकालो, डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू के लिए दिख रहा है इस प्रोसेस में नेट हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो निकालते हैं हम, ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 3, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं कि Q फॉर प्रोसेस 1 पहली प्रोसेस के लिए। अब इसकी ये कौन सी है, पॉलीट्रॉपिक, जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी निकली थी, R, तो हम एन सी डेल्टा टी सीधे लगा सकते हैं, तो एन आर डेल्टा टी T नॉट बाय 4 माइनस T नॉट, नेगेटिव, मतलब आंसर आया -3/4 एन आर T नॉट। और वैसे हमें उम्मीद भी थी क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट
रिजेक्ट होगी, बाहर निकलेगी। तो दरअसल यहां से हीट बाहर निकली है। Q2 आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं, और CV है 3R/2, और डेल्टा टी बढ़ गया T0 से T0/4, 3/4 9nR T0/8। तो यहां से यहां गए, टेम्परेचर T0 है, तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब यहां से हीट अंदर आई है, फॉर्मूले से भी दिख रही है। Q3, और यहां से देखें अंदर, और ये थर्ड प्रोसेस आइसो थर्मल है, और इसका डेल्टा Q ही डेल्टा वर्क है, और डेल्टा वर्क क्योंकि आइसोथर्मल में NC डेल्टा टी से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चीज जीरो है, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी और जीरो का प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड है। तो तरीका क्या है, वर्क डन। वर्क डन लिखते तो NR इस प्रोसेस का टेम्परेचर T0 लॉग फाइनल वॉल्यूम V0, इनिशियल वॉल्यूम V0/2 V0। नेगेटिव आना कोइंसिडेंस नहीं, दिख ही रहा था नेगेटिव आएगा ही, वर्क डन नेगेटिव है। और Q नेट पूछा है, तो ये आया NR T0 कॉमन लो, नेगेटिव का 3/4, नेगेटिव का log 2, पॉजिटिव का 9/8, ओवरऑल इट इज नेगेटिव। और NR T0 की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1, R 8.31, टेम्परेचर शायद 300, और ये सभी नंबर हम छाप देंगे तो Q नेट निकल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर मिल जाती है तो हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। और पॉलीट्रॉपिक कैसे पता चलेगा, या तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगी, या PV टू दी पावर समथिंग, और जरूरी नहीं PV, TV टू दी पावर समथिंग भी पॉलीट्रॉपिक है। PT टू दी पावर समथिंग, P पे अल्फा, T पे बीटा, V पे गामा, ये सभी पॉलीट्रॉपिक है, क्योंकि इवेंचुअली ऑल कैन बी कन्वर्टेड टू PV टू दी पावर गामा, सॉरी PV टू दी पावर ईटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो उम्मीद है पॉलीट्रॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 1, अ प्रोसेस फॉलोज PT स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यू हैव टू फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, इन तीनों का रेशो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन और बल्क मॉड्यूलस। ये दो नई चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स से आपको निकालना है, मैंने दोनों के फॉर्मूले आपको दे रखे। अब आपको दिमाग लगाना है। डेल्टा V/V गामा डेल्टा T, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जो गामा आता है, क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, और ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ऐसे समझो, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू -B टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको मैथमेटिकली आपको रिजल्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मोनोएटॉमिक गैस है, ओरिजिनल स्टेट से एक्सपांड कर रहे हैं हम, 4 डिफरेंट प्रोसेस हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, V इज ग्रेटर देन V1, ये फाइनल वॉल्यूम है पहले केस में। तो हमने एक ही स्टेट से 4 प्रोसेस में एक्सपांड किया। अब आपको निकालना है प्रेशर्स कहां ज्यादा होंगे, टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा, वर्क डन कहां ज्यादा होगा। ठीक है, W है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अब अगला है व्हाट विल बी योर आंसर अगर हम उसी स्टेट से कंप्रेशन करते, मतलब VF लेस देन V इनिशियल, इनिशियल मतलब V0। अगर हम कंप्रेशन करते तो क्या होता है, हिंट है, ग्राफ बनाइए, क्योंकि आपको वैल्यूज नहीं निकालनी है। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले में PT स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो T को PV लिख सकते हैं, तो ये P स्क्वायर P क्यूब V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, PV टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो मोलर हीट कैपेसिटी FR/2 चूंकि नहीं दिया तो मैं ऐसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं, F के टर्म में, R अपॉन गामा -1, ईटा -1। ठीक है, तो F प्लस 3R, तो FR/2 प्लस 3R, सीधे ऐसे लिख देता हूं, यह है। चलो सेकंड में इनका रेशो चाहिए, तो रेशो चाहिए तो बहुत ही आसान है, डेल्टा W, क्योंकि डेल्टा U हमें पता है NF/2 R डेल्टा T है, डेल्टा Q हमें पता चल गया NF/2 R प्लस कितना है 3R डेल्टा T है। तो पक्का डेल्टा W, ये डेल्टा U का टर्म है, दूसरा वाला डेल्टा W का है, तो 3NR डेल्टा T ये बनेगा, क्योंकि हमें NC डेल्टा T, इसमें से इसको घटा दिया, डेल्टा W मिल गया। तो रेशो मिला हमें F/2 रेशो, F/2 प्लस 3 रेशो 3। मैंने शायद ऑर्डर उल्टा लिया है,
क्योंकि यहां f/2 + 3 है, फिर डेल्टा u है f/2, फिर ये 3 है। सही बात है, इन दो का समेशन इसके पास है। मतलब इनमें से एक भी पता है तो रेशो से बाकी दोनों मिल जाएंगे। पॉलीट्रॉपिक में यही फायदा है कि एक भी पता है, रेशो से आप बाकी निकाल लो, जैसा हम आइसोबारिक में कर ले रहे थे। तो वैसे ही हम पॉलीट्रॉपिक में कर सकते हैं। लेकिन अब दो चीजें इसमें नई पूछ ली। हमारी इक्वेशन है PV⁴ इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा PT² वगैरह बना था शायद। ठीक है। अब देखिए इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, तो dp/p + 2/3 dv/v इक्वल टू 0। जरा उससे कंपेयर करना, तो dp/p इज इक्वल टू -2/3। एक मिनट, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, क्या है, सॉरी फॉर्मूला गलत लिखा था मैंने, इट इज डेल्टा p। तो डेल्टा p की वैल्यू आ गई -2/3 p डेल्टा v/v, और कंपेयर करो बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूले से, -b डेल्टा v/v है, तो बल्क मॉड्यूलस कितना आया 2/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, pv वाली पावर को कंपेयर किया, बायनोमियल लगा दी, मतलब लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी। तो dp/p की वैल्यू मिल गई -2/3, कंपेयर किया, dp की वैल्यू ये आ गई, ये बल्क मॉड्यूलस बन गया। मतलब pv पे ईटा होता तो इसका बनता dp/p + ईटा dv/v इक्वल टू 0, तो dp की वैल्यू -ηp dv/v, तो बल्क मॉड्यूलस आता ηp। ठीक है, अब छोटा सा मैं इसमें याद दिलाता हूं, बल्क मॉड्यूलस इसका ηp आया। याद करिए, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ये बल्क मॉड्यूलस बाय रो होती है। और अगर हम गैस की बात करें तो इसको एडियाबेटिक प्रोसेस मानते हैं हम, क्योंकि इतना फास्ट कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है कि एडियाबेटिक है। तो PV पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा लेते तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू गामा p आती, तो स्पीड की वैल्यू गामा p/ρ, और p/ρ को RT/m छाप सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी स्पीड मिलती। पहले न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल माना था। न्यूटन ने माना था कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, माना था इतना बड़ा सराउंडिंग है कि उसका टेम्परेचर बदलना मुश्किल है, तो प्रोसेस उन्होंने आइसोथर्मल मान ली। तो आइसोथर्मल मानी तो उनकी इक्वेशन ये हो गई। तो यहां ईटा की वैल्यू आ गई 1, बल्क मॉड्यूलस आ गया p, फॉर्मूला बना p/ρ, आंसर आया RT/m। लेकिन जब रिजोनेंस कॉलम मेथड और बाकी जितने मेथड्स हैं उनसे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये सॉल्व करने पे बन रहा था 288, और जबकि एक्चुअली सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 340 के आसपास। मतलब ये फॉर्मूला गड़बड़ है। और जब यहां छापा तो ये अंडर रूट के अंदर 1.4 फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, ये 340 के क्लोज आया। और इसका जस्टिफिकेशन क्या था कि जनरली साउंड की फ्रीक्वेंसी जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, वो जैसे मैं बोल ही रहा हूं वो 1000 हर्ट्ज का है, तो 1 सेकंड में 1000 बार दब रहा है, खुल रहा है, दब रहा है, खुल रहा है, इतने जल्दी प्रोसेस हो रही है। और फास्ट प्रोसेस कौन सी है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, एडियाबेटिक। इसीलिए फॉर्मूला एडियाबेटिक वाला लगना चाहिए, इसीलिए आंसर ये आना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला डिस्कशन, कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये फोर्थ का आंसर हम देख चुके हैं, ईटा p आंसर आया, और ईटा कितना है 2/3, तो आंसर बल्क मॉड्यूलस आया 2/3। अलग अलग प्रेशर पे बल्क मॉड्यूलस अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए हमें, तो PT² इक्वल टू कांस्टेंट, तो P को T/v लिख लूं, तो ये बना T³ v पे -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो 3 dt/t माइनस dv/v इक्वल टू 0, और यहां से कंपेयर करें तो dv/v 3/t dt, और वहां से कंपेयर करिए, डेल्टा v/v इज इक्वल टू गामा डेल्टा t, ये गामा ये 3/t, तो गामा की वैल्यू आ गई 3/t। मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो उम्मीद है डिस्कशन आपका समझ में आ गया होगा कि मैं यहां क्या कह रहा हूं। हाँ, हम इसी को PV⁴ ईटा के लिए आंसर निकाल लें, तो T/v
टी वी पे ईटा -1 कांस्टेंट, तो डी टी बाय टी प्लस ईटा -1 डी वी बाय वी इक्वल टू 0। तो डी वी बाय वी इज इक्वल टू 1/t ईटा -1 डी टी, और शायद इसका नेगेटिव, तो ये हमारा गामा आया -1/t ईटा -1। तो अलग अलग तरह की प्रोसेस के लिए आंसर अलग अलग हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो, और आप फील भी कर सकते हो, ईटा की वैल्यू इन्फिनिटी रख के, ईटा की वैल्यू 0 रख के आपको कॉमन सेंस दिखेंगे आइसोकोरिक आइसोबारिक के लिए, वो आपका खुद का काम है। चलो सेकंड फॉर्मूला, सॉरी सेकंड में क्या है हमारा, प्रोसेस है सिंपल सी। हम एक ही पॉइंट से चालू किए, आइसोबारिक एक्सपांशन ये है, आइसोथर्मल एक्सपांशन ये है, तो इसका टेम्परेचर T, तो इसका टेम्परेचर T है। एडियाबेटिक एक्सपांशन और स्टीप, और पीवी स्क्वायर और स्टीप, क्योंकि मोनो एटॉमिक का एडियाबेटिक है 1 + 2/3, पीवी पे 5/3, और यहां तो पावर और ज्यादा है, तो ये हमारा एडियाबेटिक है, ये हमारा पॉलीट्रॉपिक, ये आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक। तो समझ में आ रहा है इसमें कि इसका टेम्परेचर T0, इसका टेम्परेचर T0 से ज्यादा, इसका टेम्परेचर T0 से कम, और इसका टेम्परेचर T0 से और भी कम। एडियाबेटिक एक्सपांशन रिजल्ट्स इन कूलिंग, ये तो और अच्छा कूलिंग करेगा। तो शायद आप समझ में आ गया होगा कि अगर ये प्रोसेस यहां से निकलती तो हीटिंग होती, टेम्परेचर बढ़ता, क्योंकि यहां कांस्टेंट है, इसके ऊपर बढ़ेगा, इसके नीचे घटेगा। और लॉजिक बड़ा सिंपल है कि हम सीधे कैसे सोच पा रहे हैं, इन पूरे पे वॉल्यूम सेम है, तो जिसका प्रेशर सबसे बड़ा उसका टेम्परेचर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा प्रेशर इसका है P1 का, फिर P2 का, फिर P3 का, फिर P4 का। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ग्रेटर देन P3, ग्रेटर देन P4, T1, T2, T3, T4। वर्क डन सबसे बड़ा वर्क W1, W2, W3, W4, ये वर्क डन के आंसर ही है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया ही इसी का आया, फिर एरिया इसका, फिर एरिया इसका। चलो, और शायद इसमें पूछा है अगर कंप्रेशन होता, अब कंप्रेशन होता तो यहां से आइसोबारिक तो ये आती, आइसोथर्मल ये आती, एडियाबेटिक ये आती, और फील करिए आइसोथर्मल ये, क्योंकि जितनी बड़ी पावर उतना स्टीप कर्व होगा, तो ये पीवी स्क्वायर का कर्व है, ये एडियाबेटिक का कर्व है, ये आइसोथर्मल का, ये आइसोबारिक का। तो दिख रहा है P1 इस बार सबसे बड़ा, फिर P2, फिर P3, फिर P4, तो P1 सबसे छोटा, सॉरी, तो ये बना T1, T2, T3, T4। और वर्क डन की बात करें तो वर्क डन, अगर मैं W डिफाइन कर रहा हूं, ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम डिफाइन कर रहा हूं, तो ऑन सिस्टम सबसे ज्यादा किसका है, W4 का, फिर किसका है, W3, फिर W2, W1। इसको मैग्नीट्यूड समझ सकते हो कि सबसे बड़ा एरिया इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर बिल्कुल पलट गए, ये भी सेम ही लिखा है, इस तरह देख लो, W1, W2, W3, W4। और सही बात है, ग्राफ ही पलट गए थे कि जो इस तरफ आ रहा था वो उस तरफ चला गया। चलो, तो ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अगला काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इंजन। और दरअसल यही थर्मोडायनेमिक रेफ्रिजरेटर की भी बात कर लेता हूं। थर्मोडायनेमिक रेफ्रिजरेटर, इंजन क्या है यह समझने की कोशिश करिए। इंजन एक हीट लेता है, यहां से इन लेता है, बाहर से सोर्स से, यह हीट फेंकता है सिंक पे, और इसका कुछ हिस्सा ये वर्क कर देता है। तो बाहर से इसने कुछ हीट ली, उसका कुछ परसेंटेज वर्क में चला गया, कुछ परसेंटेज इसने हीट के फॉर्म में फेंक दिया। जैसे आप नॉर्मल इंजन, जैसे आप ट्रेन के इंजन की बात करें, स्टीम इंजन की, तो कोयले से हीट ले रहा है, लेकिन पूरा का पूरा वर्क में नहीं जा रहा, ऊपर धुएं के फॉर्म में जा रहा है, और जो स्मोक निकल रहा है उसके पास टेम्परेचर है, मतलब थर्मल एनर्जी है,
तो कुछ एनर्जी बाहर फेंकेगा, कुछ ये है। और जितने भी इंजन है गर्म तो होते ही है, तो 100% तो कोई कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसके बारे में हम और डिटेल में एंट्रोपी में पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इंजन क्या है और इसकी इफिशियंसी क्या होगी, और कॉमन सेंस से इसकी इफिशियंसी क्या है, काम क्या करना चाहते हैं इंजन से, हमारे काम की चीज क्या है, क्या हमारे काम की चीज ये है या ये है। ऑब्वियसली वर्क, क्योंकि हम इंजन से वर्क कराना चाह रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। तो वर्क ये आया, और नीचे हमने कितना इन्वेस्ट किया। तो हमने इन्वेस्ट इनका डिफरेंस नहीं किया है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। कि अगर आप किसी स्टीम इंजन की बात करें तो जो हमने कोयला इन्वेस्ट किया उससे जो एनर्जी दी वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। जो धुएं में निकल गया वो तो चला गया, वो तो लॉस है। तो हमने कितना दिया और ये ऊपर, तो कॉमन सेंस है। तो इसे मैं क्यों ना वर्क डन बाय सिस्टम लिखूं, कि सिस्टम ने खुद ने कितना काम किया और एनर्जी इनपुट कितनी मिली। और चूंकि वर्क डन बाय सिस्टम और थर्मोडायनेमिक इंजन, वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक प्रोसेसेस, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंजन वर्क करता रहे तो प्रोसेस साइक्लिक होनी चाहिए। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रोसेस, समझ पा रहे होंगे कि जब प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, ये कुछ क्लॉकवाइज। तो यहां से मान लो इसने हीट ली Q1, यहां से इसने हीट फेंकी Q2, मान लो यहां से इसने हीट ली Q3, एज्यूम कर रहा हूं बस ऐसा हुआ। तो इसका आएगा वर्क डन कितना आएगा, तो टोटल हीट कितनी ली, तो Q इन माइनस Q आउट, और इन कितना है Q1 प्लस Q3। यहां से हीट ली, यहां से हीट ली, आउट कितना है Q2। तो इफिशियंसी क्या है, वर्क डन बाय Q इन, और वर्क डन कौन सा है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q2 बाय हीट इनपुट कितनी है Q1 प्लस Q3, और दिख रहा है हमेशा ही 1 से छोटा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो वर्क लिख रहे हैं उसमें हम हीट इन और हीट आउट का डिफरेंस लिख रहे हैं, नीचे सिर्फ हीट इन लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। दैट्स वाई हमें हर साइक्लिक के हर पार्ट में आपको पहले से पता होना चाहिए हीट अंदर आ रही है कि बाहर निकल रही है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार जितने क्वेश्चन कर रहे थे पिछली क्लासेस में, हम साइन देख रहे थे कि वो हीट अंदर आई कि वो हीट बाहर निकली। और अगर आपको तीनों जगह की हीट पता है तो आपको नेट हीट हमने कितनी दी, हमारा खर्चा ये है Q1 और Q3, ये Q2 तो इसने फेंक दिया सराउंडिंग में स्मोक के फॉर्म में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ये है। आउटपुट जो हमें मिला दिस माइनस दिस, ये हमारा आउटपुट है। तो कॉमन सेंस था। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक इंजन है, और चूंकि नेट आउटपुट पॉजिटिव चाहिए तो इसका एरिया पॉजिटिव चाहिए, एरिया ही तो नेट है, यही एरिया ऑफ कर्व है, एरिया अंडर कर्व होल, एरिया ऑफ साइकिल। ठीक है, तो ये हमें पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए ये हमारा थर्मोडायनेमिक इंजन है। ठीक है, तो मैं रेफ्रिजरेटर पे आ रहा हूं, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझा दूं आपको। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता कुछ इस तरह, आसान रखता हूं। ये है, ये P0, सॉरी V0, P0, यहां से 2V0, यहां से 2P0। अब पूछा होता इस साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी पूछी थी, तो हम समझते हैं पहले A से B जाने पे, A से B जाने पे टेम्परेचर पक्का बढ़ा है, क्योंकि T0 था और कितना हो गया 2T0, 4T0, और यहां कितना हो गया 2T0। सोच लो पहले तो ये 2T0। अब यहां टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो यहां हीट पॉजिटिव है, तो यहां से हीट पक्का अंदर आई है। अब B से C तक वर्क डन तो कुछ हुआ नहीं, टेम्परेचर गिर गया, मतलब डेल्टा U नेगेटिव है, मतलब यहां से हीट बाहर निकली Q2। C से A में आई है, C से A में टेम्परेचर गिरा, वर्क डन भी नेगेटिव, तो डेल्टा Q नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा।
तो इफिशियंसी हमारी पूछी गई है, तो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 ये वर्क है अपॉन Q1। हालांकि ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये एरिया अंडर कर्व ही है, तो कहा जाए तो हमें सिर्फ Q1 निकालना है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व तो हमें सीधे दिख रहा है। बेस V0, हाइट P0, तो ये न्यूमरेटर तो हाफ P0 V0 लिखा है, बस हमें ये Q1 चाहिए। और Q1 निकालने के लिए हालांकि हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है। इसका टेम्परेचर T0, इसका टेम्परेचर 4 T0, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं मान लेता हूं 3, ठीक है। तो यहां से यहां तक मुझे Q1 चाहिए, तो ये डेल्टा U1 और W1, U1 NF/2R3T0, W1 एरिया, P0 और 2P0 का एवरेज 3P0/2 इंटू V0, 3P0 V0/2, इसको NRT0 लिख सकते हैं, या इसको 3/2 और 3/2 जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो 3NRT0 3P0 V0, ये Q1 है, और वो ऊपर था 1/2 P0 V0 बाय P0 V0 का 3 गुना, इफिशियंसी इज 1/6, ठीक है। हाँ, हमारे पास हालांकि थोड़ा और बेहतर तरीका होता है इसको करने का, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अब हम पॉलीट्रॉपिक जानते हैं। टेम्परेचर T0, टेम्परेचर कितना है 4 T0, टेम्परेचर कितना है 2 T0। तो यहां से जो हीट आई, तो जरा समझिए कि पहली प्रोसेस जो Q1 वाली प्रोसेस है वो P इज प्रोपोर्शनल टू V है, इसी को PV पे -1 इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। किस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, A से B, और इसका Q NCDT, तो इसका C आता FR/2 माइनस R अपॉन ईटा माइनस 1। F कितना है 3/2 माइनस R, ईटा कितना है -1 माइनस 1 2, तो ये कितना आया 2R। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2R। तो यहां जो Q1 है, ये Q1 आ गया NCDT, और डेल्टा T कितना है 3 T0, तो ये 6NR T0। Q2 अगर निकालना है तो यहां से Q2 आता, देखिए आइसोकोरिक NCV डेल्टा T, तो इस 2 से ये 2 कटा, -3NR T0, नेगेटिव मतलब बाहर जा रहा है। यहां निकालते तो ये प्रोसेस आती आइसोबारिक, तो NCP डेल्टा T T0 माइनस 2 T0, तो ये बना 3/2 प्लस 1 5/2 NR T0 नेगेटिव का। तो अब जरा देखिए, 6 हमने इतना पॉजिटिव काम किया, 2.5 ये 3 ये 5.5, 5.5 लॉस हो गया। 6 में से 5.5 लॉस हुआ तो कितना बचा 1/2, और नीचे कितना था 6P0 V0, तो आया 1/12। पहले 1/6 कैसे था, हो सकता है दोनों NCV डेल्टा T N 3/2R डेल्टा T 3 T0, मैंने शायद कैलकुलेशन गड़बड़ किए थे। N और एरिया अंडर द कर्व P0 3P0/2 V0, 9/2 3/2 12/2 6, ये सही है। पिछले में कैलकुलेशन शायद मिस्टेक होगी, तो ये हमारा आंसर आया एफिशिएंसी 1/12। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी कि ये करना कैसे है। तो पुराने क्वेश्चंस ही हैं, बस हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना है एफिशिएंसी का। अब हम लिखते हैं इसी में थर्मोडायनेमिक इंजन। तो पिछला डिस्कशन छापने की जरूरत नहीं थी, अब सीधे इंजन हो चुका है, सॉरी रेफ्रिजरेटर। ये इंटरेस्टिंग है कि रेफ्रिजरेटर क्या चीज है, कि रेफ्रिजरेटर में हमें क्या करना है कि हमें रेफ्रिजरेटर में हीट बाहर फेंकनी है। हीट हमें किसी से निकाली, बाहर फेंकी। तो दरअसल इसमें क्या होता है कि ये हीट Q एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, वर्क डन
ऑन सिस्टम और Q आउट। ये कुछ इस तरह होगा। दरअसल क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है कि ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसको अगर यहां से 10 जूल एनर्जी खींचनी है तो दरअसल ये 10 जूल एनर्जी एज इट इज ये तो फेंक ही देगा, साथ में कुछ जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा जो हमारा बिजली का बिल आएगा। क्योंकि अगर ये 10 जूल खींचता 10 जूल फेंक देता तो रेफ्रिजरेटर में या एसी में बिजली का बिल नहीं आता कभी, क्योंकि हमने जितनी ली उतनी फेंक दी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये एक्स्ट्रा कुछ वर्क करता है। मान लो यहां से 6 जूल एनर्जी इसने छीनी, 6 जूल, और ये 6 जूल इसने ये बाहर फेंक दी। तो दरअसल होता क्या है कि 10 जूल इसने एक्सट्रैक्ट की, 6 जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क लिया, टोटल उसने 16 जूल बाहर फेंक दी। ये तो फेंकी ही, साथ में कुछ और एनर्जी भी फेंकनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम जनरली क्या होता है, लो टेम्परेचर से खींच रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे फेंक रहे हैं, इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा। तो जितनी हीट, बस इतना समझिए, एक्सप्लेनेशन आपको अगली क्लास में मिलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल इतना समझिए कि इसमें क्या हो रहा है, बाहर से हीट खींच रहा है, वर्क कर रहा है, और इन दोनों का सम ये है। ठीक है, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, क्योंकि हम किसी जनरली इलेक्ट्रिकल वर्क ही होता है। तो इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही, इसी तरह का, लेकिन एरो उल्टे। तो बस इसका पीवी ग्राफ के एरो उल्टे होंगे, तो वर्क डन ये है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक तो इसका वर्क डन ये आया नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन सिस्टम। और इसका अब इफिशियंसी ना डिफाइन करके एक नई चीज डिफाइन करते हैं, बीटा। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब बीटा जितना बड़ा उतना बेहतर हमारा रेफ्रिजरेटर है। अब ये डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए भी बड़ा लॉजिकल है। ये भी एक रेशो है, लेकिन इस बार हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, इन तीन चीजों में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है वो नीचे आएगा। जैसे यहां इन्वेस्टमेंट नीचे आया था, इन्वेस्टमेंट नीचे आया था, आउटपुट ऊपर आया था। इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसा तो हमें इसका लगना है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम। और ऊपर हमारा काम क्या पूरा हुआ, इसमें से हमारा काम हीट एक्सट्रैक्ट करना है या हीट फेंकना है। मतलब हमारा काम, जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, ये इसके अंदर हमारे टमाटर रखे हैं, टमाटरों को ठंडा करना है, तो टमाटर से हीट निकाली, सराउंडिंग में भेज दी। तो हमारा इसमें काम क्या है, सराउंडिंग में जो भेजा या हमने जो टमाटर रखे थे उनकी हीट निकाली। तो हमारा मेन काम तो टमाटर को ठंडा करना था, एटमॉस्फियर गर्म करना हमारा मुद्दा नहीं था। लेकिन हो जाता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम जितनी हीट निकालते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह है कि रेफ्रिजरेटर और एसी जितने यूज होंगे उतना वो जबरदस्ती की हीट एक्स्ट्रा फेंकेंगे, जितनी निकाल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फेंक रहे हैं। ठीक है, तो क्यू एक्सट्रैक्टेड, वर्क डन ऑन सिस्टम, दोनों मिलके हमने बाहर फेंक दिया। तो इसमें हमारा टारगेट ये था। फील करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा टारगेट ये था। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आप कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां से मैंने 5 जूल हीट निकाली, 5 जूल वर्क किया, और यहां से 15 जूल हीट हमने खींच ली, फेंकी हमने 20 जूल। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज 3। मतलब जितना आप वर्क कर रहे हो उसका 3 गुना आप ठंडा कर दे रहे हो। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकता है, मोर देन 1, लेस देन 1, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ये 2.5 जूल हो, यहां 7.5 जूल फेंकी, तो यहां इन दोनों का रेशो तो 2.5/5 1/2। लेकिन इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1।
तो सिंपल सी बात है, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है पीवी ग्राफ का, देन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक इंजन एंड वी विल टॉक अबाउट इट्स एफिशिएंसी एंड द न्यूमरेटर इज वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि यही हमारा टारगेट था काम करना. डिनोमिनेटर इज हीट सप्लाइड. तो हियर हीट इज बीइंग कन्वर्टेड टू वर्क एंड पार्ट ऑफ हीट वर्क में दिखाई देता है और पार्ट हमारा फिक जाता है. कुछ पार्ट फिक गया, कुछ ये आ गया. सिमिलरली यहां क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है. वर्क डन ऑन द सिस्टम, वी आर डूइंग सम वर्क और हम हीट पैदा कर रहे हैं. तो कंफ्यूज मत होइएगा कि रेफ्रिजरेटर हीट कम करता है, हीट पैदा करता है, क्योंकि इतनी लेके ये तो फेंक ही देता है, कुछ ये और फेंक देता है. तो हियर वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड टू हीट. दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर इज वर्क डन ऑन सिस्टम, न्यूमरेटर इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है. तो अगर ग्राफ उल्टा होगा तो वी विल टॉक अबाउट दिस. और तरीका वही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो साइकिल का एरिया है, ये तो एरिया ऑफ साइकिल है. और Q एक्सट्रैक्टेड इस Q1 Q2 Q3 निकालो, उनमें जो बाहर जो हमने एक्सट्रैक्टेड मतलब एक्चुअली Q इन है. ये देखो Q एक्सट्रैक्टेड ही Q इन है, कंफ्यूज मत हो जाना. ये बाहर से कितनी छीन रहा है, Q एक्सट्रैक्टेड ही Q इन है. ठीक है. इसको कॉमन सेंस बनाने के लिए हम थोड़ा और सोचेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल के साथ, कि यहां से 20 जूल हीट इसने ली, सिस्टम ने बाहर से ली, और यहां से मान लीजिए 12 जूल फेंक दी. तो अब इसमें पूछा होता वर्क डन और एफिशिएंसी, तो मेरे ख्याल से आसान है. वर्क डन कितना हो गया 8 जूल, एफिशिएंसी कितनी हो गई 8/20. क्योंकि कितनी बाहर से हीट ले रहा है कम, फेंक ले रहा है ज्यादा, फेंक रहा है कम, इसका मतलब ये हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. तो ये इसका Q इन है, ये इसका Q आउट है, ये इसका वर्क डन है. क्लियर. अब जरा रेफ्रिजरेटर में देखिए. रेफ्रिजरेटर में बस इतना एक बात फील करने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस होती, ठीक है, तो इसमें से मैं मान लेता हूं इसमें हमने हीट कितनी ली 20 जूल, फेंकी कितनी 12 जूल. तो ग्राफ ऐसा है और एरिया ऑफ साइकिल 8 है. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि 12 जूल इससे खींच रहा हूं, 8 जूल इसको दे रहा हूं, 20 जूल इसको फेंक रहा हूं. ठीक है. बेहतर है मैं एरो भी उल्टे ही बना देता हूं सो दैट आपको थोड़ा फील आ जाए. सभी एरो पलट रहा हूं. 12 जूल का एरो पलट दिया, 20 जूल का एरो पलट दिया, ये वर्क का एरो भी पलट गया. और दिख रहा है वर्क डन कितना आएगा 8 जूल. और इस बार क्या हो रहा है, 20 पहले 20 निकाला, 12 फेंक दिया, 8 का काम किया. यहां पे क्या किया, 12 निकाला, 20 फेंक दिया, कुछ ज्यादा फेंका है. तो Q आउट इज मोर देन Q इन. और वर्क डन कितना आया हमारा 8 जूल का. तो 8 जूल ये, 12 ये, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन दिस 12/8. ठीक है. और शायद आप रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि यही तो ये है. बस अंतर क्या है इसमें कि इन दोनों में अंतर ये है कि एरो बस पलट गए. एरो पलट गए हैं तो ये 20 जूल उल्टा हो गया है, ये हमारा 12 जूल ऐसा हो गया है, और ये हमारा वर्क डन नेगेटिव आ गया है. तो अगर आप एरो पलट दो तो वही इंजन रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, इसके एरो पलट दोगे तो इंजन बन जाएगा. लेकिन एफिशिएंसी और ये दो अलग अलग आएंगे, और इनमें आपस में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. वैसे यहीं से दिख रहा है, लेकिन हम रिलेशन निकालते हैं इस तरीके से. ठीक है. ये हमारा इंजन है, और डेरिवेशन याद रखिए, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग है. वर्क Q आउट Q इन, और दिख रहा है इंजन में Q इन विल बी मोर देन Q आउट. तो यहां W/Q इन, और इसी को लिख सकते हो WQ इन माइनस Q आउट बाय वर्क डन बाय द सिस्टम. अब यही डिवाइस अगर रेफ्रिजरेटर होता तो यहां से Q इन, इसको Q इन कहते, इसको Q आउट कहते. Q इन और Q आउट पलट जाते, क्योंकि ये एरो पलट गए तो नाम पलट गए. ठीक है.
तो चाहे तो हम क्यू इन की जगह ये Q1 ले लेते हैं, ये Q2, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, बाय Q1 माइनस Q2 बाय W। और ये केस कौन सा है? जब Q1 Q2 से बड़ा है। अब रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वंस अगेन Q1 मोर देन Q2, वही बात कर रहा हूं, बस एरो पलट गए, ये W। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज Q2 बाय W, Q2 बाय Q1 माइनस Q2। लेकिन यहां कुछ और था, तो इनमें आपस में रिलेशन हमें चाहिए। तो यहां एफिशिएंसी लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू, ये सॉरी Q1 था, है ना, 1 माइनस Q2 बाय Q1। और यहां से देखें तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 बाय Q2 माइनस 1। 1 अपॉन बीटा लिखो, Q1 बाय Q2 माइनस 1। तो Q1 अपॉन बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। लेकिन Q2 बाय Q1 चाहिए, तो बीटा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू Q1 बाय Q2। तो Q2 बाय Q1, बीटा बाय बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अपने आप ये लेस देन 1 आ गया। जैसे हम कह रहे थे एफिशिएंसी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी आई है। ठीक है, तो ये निकालना समझिएगा कि हमने कैसे डिराइव किया है और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा उनकी, और कोशिश करिए कि ये चीज कॉमन सेंस लगे आपको। तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन है। इंजन ए टेक्स 80 जूल ऑफ हीट एंड रिजेक्ट्स 60 जूल ऑफ हीट, while इंजन बी टेक्स 40 जूल ऑफ हीट एंड डज 30 जूल ऑफ वर्क। दोनों इंजन है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए एंड बी इन सीरीज, मतलब ए में इनपुट दिया, ए का जो आउटपुट हीट है, जो हीट रिजेक्टेड है, वो हमने बी में फीड कर दिया, और फिर बी से हमने आउटपुट लिया। मतलब समझिए हम क्या करने वाले हैं कि लगभग कुछ ऐसा है कि एक इंजन जो हीट बाहर फेंक रहा है, हम उसी हीट को दूसरा इंजन लगा लें सीरीज में और हम उसमें एम्प्लॉय कर लें, तो आपको बताना है एफिशिएंसी अब कितनी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स 120 जूल ऑफ हीट व्हेन 30 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। एक रेफ्रिजरेटर है जो 120 जूल की हीट बाहर फेंकता है जब 30 जूल का वर्क होता है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसी की इफिशियंसी अगर हम सेम रेफ्रिजरेटर का साइकिल यूज करें रिवर्स करके एज एन इंजन। क्वेश्चन 3 में ईटा और बीटा, इफिशियंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि वो इंजन है कि रेफ्रिजरेटर है। पक्का इंजन है, पक्का रेफ्रिजरेटर है, लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि ये टीपी ग्राफ है, तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या है। ठीक है, तो आपको इन सभी के ये निकालना है, मतलब आपको हर पार्ट से एक तरीके से हीट निकालनी है। आपके पास अच्छी बात है हीट के फॉर्मूले हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, या आपकी मर्जी डेल्टा क्यू निकालो, डेल्टा यू निकालो, जैसे करना हो। ठीक है, बस बनना चाहिए ये तीनों। करिए फिर, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 80 जूल की हीट ले रहा है, 80 जूल हीट ले रहा है, फेंक कितनी रहा है 60 जूल, तो वर्क कितना कर रहा है 20 जूल, तो इफिशियंसी एन ए की कितनी हो गई 1/3। इंजन बी टेक्स 40 जूल ऑफ हीट, और ये यहां से वर्क कितना कर रहा है 30 जूल का, तो हीट कितनी फेंकी 10 जूल, तो इफिशियंसी आ गई 3/4। तो यहां तक बिल्कुल ऑब्वियस है। अब है कि ये सीरीज में जब हम लगाते तो क्या होता, तो अगर ये ए है और हम इसको क्यू देते, तो इफिशियंसी 1/3 है, तो Q/3 इधर आता, 2Q/3 इधर आता, तो ये वर्क हमें मिल गया। चलो अब हम ये 2Q/3 इनपुट हम बी में दे दिए। बी की प्रॉपर्टी ये है कि इसके 3/4 को वर्क में कन्वर्ट करता है, तो 2Q/3 का 3/4 Q/2 और Q/6 हीट निकली। तो ये जो हमने Q/2 का वर्क किया ये अगला आया। ठीक है, तो अब इफिशियंसी कितनी हो गई Q/3, तो टोटल हीट इनपुट ये है। अब पूरे को सिस्टम मानो, पूरे को सिस्टम मानिए, तो पूरा सिस्टम कितनी हीट ले रहा है Q,
फेक कितनी रहा है, Q/6, तो ये कितना है 5Q/6, तो इफिशियंसी कितनी आ गई 5Q/6, ये आंसर है। ठीक है, तो इफिशियंसी कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपको ये लगेगा कि ऐसे बैक टू बैक इंजन लगाते जाएं तो इफिशियंसी हम 100% कर लेंगे, लेकिन नहीं, एक एंट्रोपी चीज का रोल आएगा जिससे आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिलेगा कि इफिशियंसी आप कभी भी 1 तक नहीं पहुंच पाओगे। ये हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ऐसा अगर बना पाए तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आएंगी वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, रेफ्रिजरेटर ने 120 जूल की हीट फेंकी, तो रेफ्रिजरेटर ने कितनी हीट खींची अंदर, 30 जूल का वर्क किया, फेंकी 120, तो 90 जूल इसने एक्सट्रैक्ट की, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की अपॉन वर्क डन, बीटा आया 3। तो इफिशियंसी अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 1/1 प्लस बीटा, तो ये आया 1/4। नहीं याद है तो साइकिल के एरो बदल दो, 120 अंदर आएगा, 120 अंदर आएगा, 30 वर्क करेगा, 90 बाहर फेंकेगा, तो जो W लिखा है वो जूल है। ठीक, तो यहां से ये और ये इन दोनों का रेशियो आता 1/4। और सही बात है, जितना बेहतर रेफ्रिजरेटर उतना बुरा इंजन, बीटा जितना बड़ा होगा ईटा उतना छोटा होगा। और ये हाइपरबोलिक है तो 1-1 रिलेशन है, तो उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है कि जितना अच्छा इंजन उतना बुरा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और क्या पूछा, 2 ही चीजें तो पूछी हैं, तो आ गया 1/4 दोनों हो गए। चलो थर्ड क्वेश्चन, हमें इसका एफिशिएंसी निकालना था। तो P0 V0 टेम्परेचर T0, 2P0 V0 2T0, 2P0 2V0 4T0, P0 2V0 2T0। अब देखिए यहां से यहां तक आइसोकोरिक हीटिंग हीट हमें देनी पड़ेगी, कितनी, तो Q1 अंदर आई NF/2R डेल्टा T, Q2 आइसोबारिक हीटिंग अंदर आई NF/2R प्लस R डेल्टा T। यहां से आइसोकोरिक कूलिंग हीट बाहर निकली Q3 NF/2R डेल्टा T, यहां से Q4 बाहर निकला NF/2R प्लस R डेल्टा T। बस अब हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में 3 है, तो 3/2 NR T0, तो ये टर्म आ गया 3/2, NR T0 हटा देता हूं, ये टर्म आ गया 5/2 और 2, तो 5 NR T0 लिख ही देता हूं, अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ये आया NF/2, तो 3/2 2 3 NR T0 नेगेटिव, ये 5/2 NR T0। तो टोटल अगर देखें तो Q इन सिर्फ इन 2 से हुआ है, तो रियलिटी ये थी कि चारों निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वर्क डन तो हम वैसे ही एरिया से निकाल लेते, Q इन सिर्फ ये 2 चाहिए थे। फिर भी Q इन आया 5 और 3/2, तो कितना बना 13/2 NR T0। Q आउट 3 और 5/2 11, तो वर्क इन दोनों का डिफरेंस है, तो 13 - 2 वर्क आया NR T0, और यही P0 V0 है, जरा चेक कर लेते हैं। हाइट P0 बेस V0, सही बात है, यही आया वर्क, तो इफिशियंसी आई वर्क अपॉन दिस 2/13, पहले का आंसर। ठीक है, तो पहले में आसानी क्या थी कि 2 आइसोकोरिक थी, 2 आइसोबारिक थी, टेम्परेचर हमें पता थे तो हम हर जगह का रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते थे, हालांकि P और V से एरिया भी निकाल सकते थे। तो पहला इंजन है और इफिशियंसी 2/13 आई। दूसरे में देखते हैं, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इनका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम V0, P0 V0 T0, इसको मैंने V0 माना।
प्रेशर सेम टेम्परेचर डबल, तो वॉल्यूम 2V0। यहां पे टेम्परेचर सेम प्रेशर डबल, तो वॉल्यूम V0/2। ठीक है, अब हम नाम दें P0 V0, प्लॉट करते हैं कहीं। तो ये आया हमारा V0, बीच में लेता हूं क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता है किस तरफ जाना है हमें। P0, तो P0 V0 ये लिया। अब P0 to V0, P0 to V0। लेकिन जो तीसरा टर्म है वो है 2P0 V0/2। प्रेशर है 2P0, वॉल्यूम है V0/2, तो वो हमारा इधर है। ठीक है, तो तीसरा वाला टर्म हमारा इधर आ गया। कितना? वॉल्यूम V0/2, प्रेशर 2P0। अब हमें इनको ज्वाइन करना है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई। यहां प्रेशर कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। यहां पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P0 to V0 और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इनिशियल और लास्ट वाले को आइसोथर्मल है। तो इनिशियल और लास्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन आइसोथर्मल है। तो ये ऐसा। तो पहले और आखिरी को ज्वाइन करने वाली लाइन देखना है अब हमें क्या है। तो यहां इक्वेशन देखें, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV² इक्वल टू कांस्टेंट। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P होना चाहिए। सॉरी, अभी बताता हूं कैसे गलती हुई इसमें। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/V से PV² इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, और T को PV लिखा ये, और ये PV इक्वल टू कांस्टेंट है। PV² तो और स्टीप होता, कम स्टीप कैसे हो जाता? तो इसीलिए ये T वैसे भी T और P में हाइपरबोला बना है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, या वैसे भी ये लिखा होता तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को T/P लिख सकते हैं, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √P, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो वो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P होना चाहिए। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, T क्या है? PV 1/P, PV पे 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। और अब सही बात है, ये PV इक्वल टू कांस्टेंट है, ये PV पे 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट है। लेकिन ये दिख रहा है, ये तो रेफ्रिजरेटर निकला। अब हमें इसके लिए हीट निकालनी है। तो देखें, ये आइसोबारिक हीट यहां से Q1 अंदर आएगा, यहां से और यहां से। तो ये Q1, इसका Q2, इसका Q3, तीनों देख लेते हैं। तो Q1 NCP डेल्टा T आइसोबारिक, N डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिया मैंने, दिख नहीं रहा मुझे दिया है कि नहीं, 3 मान लेता हूं। N F/2, तो 3/2 R प्लस R डेल्टा T। यहां से यहां टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? तो टेम्परेचर इसका T0 है, इसका टेम्परेचर 2T0 है, इसका टेम्परेचर T0 है, T0 2T0 T0, यही थे। तो यहां से 2T0 माइनस T0, तो 5/2 NR T0। Q1 Q2 देखते हैं। तो यहां से यहां कितना आया? तो इसके लिए NC डेल्टा T, और C है 3R/2 माइनस R अपॉन गामा माइनस ईटा -1 डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर T0 इनिशियली 2T0, तो ये बता 3/2 और 1/2 2, 3R/2 प्लस 2R T0 का नेगेटिव, ये आया 7/2 NR T0। चलो Q3 देखते हैं। Q3 हमारा लॉग में आने वाला है और एक्सपांशन है, तो NR T0 log 2, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का टेम्परेचर T0 है और फाइनली ये इनिशियली log 2। ठीक है, अब दिख रहा है कि ये वाला टर्म ओवरऑल हीट देखें तो नेगेटिव आ रही है, Q नेट। क्यों? NR T0 के पास -7/2 5/2 -1 और log 2,
तो -1 प्लस log 2 तो नेगेटिव होगा, ये 0.693 0.7 तो -0.3 या log 2 -1 या ऐसे ही छोड़ दो 1 माइनस log 2 nRT नॉट। ये Q नेट आया, Q नेट मतलब ये वर्क आया। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए और ये था Q इन अपॉन वर्क डन ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम मतलब ऑलरेडी एक और नेगेटिव लगा दो, तो 1 माइनस log 2 nRT नॉट नीचे आया, ऊपर आया Q इन 5/2। तो आंसर आया 5-2 माइनस 2 ln 2। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कशन। लास्ट गारंटीड रेफ्रिजरेटर दिख रहा है क्योंकि एरिया नेगेटिव है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, घबराने वाली बात नहीं। इसमें दो प्रोसेस एडियाबेटिक हैं, ये भी एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है। तो ना हीट यहां से आनी है ना यहां से आनी है, हीट सिर्फ दो ही जगह से आएगी, ए से बी और सी से डी। और ए से बी आइसोबारिक कंप्रेशन है तो हीट रिलीज होगी Q1। ये आइसोकोरिक हीटिंग है, हीट एब्जॉर्ब होगी Q2। तो बस दो ही टर्म तो है, और Q1 की वैल्यू आइसोबारिक NCP डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, Cp कितना है डाई एटॉमिक 7/2, डेल्टा T E और B का डिफरेंस 100, 300 माइनस 400 दरअसल नेगेटिव आना ये शो कर रहा है कि ये बाहर निकला है, तो -n 7/2 R इंटू 100 -350 R। ये Q1 यहां से हीट बाहर निकली, Q2 यहां से हीट आई नहीं, यहां से हीट आई नहीं, Q2 यहां, और Q2 में C से D गए तो कौन सी प्रोसेस है आइसोकोरिक, तो NCV डेल्टा T N 5/2 R, और डेल्टा T D और C का डिफरेंस 300 माइनस 250। ठीक है, तो ये 50 125 NR ये आया, ये नेगेटिव ये ऐसा। तो इसका मतलब ये हमारा इंजन क्या है कि ये हीट जो खींच रहा है वो 125 है, फेंक रहा है वो 350 है, मतलब ये वर्क कर रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना 225। तो ये Q इन है, ये Q रिजेक्टेड है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है तो इन दोनों का रेशो आएगा, तो 125/225। ये हमारा आंसर है। बीटा 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं थी कि दो एडियाबेटिक हैं। एडियाबेटिक तो अच्छी बात है कि हमें उसका क्यू लेना ही नहीं है क्योंकि हीट आएगी नहीं, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेटर क्या है, इंजन क्या है, और फॉर्मूलेज कॉमन सेंस बनाइएगा, और बस जितनी मैं प्रैक्टिस करने को कहूँ वो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। तो लास्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जहां हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक एंट्रोपी क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा कुछ हम प्रोसेसेस स्टडी करेंगे, जैसे पिस्टन पे मल्टीपल पिस्टन लगा दिए या फिर हमने स्प्रिंग लगा दी, तो कुछ कस्टमाइज कर देंगे हम पिछले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगली क्लास में प्रैक्टिस ही करनी है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखना है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।